हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। अब हम लोग आज से एक्सकेवेशन से स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना प्रैक्टिकल वीडियोस। इसमें आपको अब इस साइट को आप जो देख रहे हैं इसका आपको एक डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाएगा अकॉर्डिंग टू जो हम लोग अपना ड्राइंग इसका समझे थे, जिसमें आपका पाइल कैप्स वगैरह का सारा डिज़ाइन बना हुआ था। उसके हिसाब से हम लोग अब साइट पे एक एक करके देखेंगे कि कैसे इस चीज़ को अचीव किया जाता है। जो प्रैक्टिकल वीडियोस देखने का मतलब होता है या इंटर्नशिप प्रोग्राम अगर आप करते हैं तो आपका मकसद ये होता है कि किसी एक ड्राइंग को, एक आइडिया को किस तरह से ग्राउंड पे प्रैक्टिकली बना दिया जाता है, इसको बनाने में कितने तरह का प्रॉब्लम हो सकता है या क्या क्या नॉलेज का रिक्वायरमेंट होता है, ये आप सीख लें। बाकी बनाने में का जो एक्सपीरियंस होता है वो तो आपको टाइम टू टाइम आएगा। जैसे ही आप साइट इंजीनियर बनेंगे, आप प्रैक्टिकली किसी चीज़ को फेस करेंगे तो उसमें आपको एक डिफरेंट आपको एक आइडिया मिलेगा। मगर जब आप स्टूडेंट की तरह से, जब आप इंटर्नशिप के प्रोग्राम में जब आप किसी चीज़ को देखते हैं तो आप पहले सिर्फ नॉलेज गेन करते हैं। जब आपको वैरायटीज़ दिख जाएगा, जब आप वैरायटीज़ सीख जाएंगे तो आप किसी भी तरह के साइट पे जॉब कर सकते हैं। अभी आपको एक पाइल का फाउंडेशन का वीडियो दिख रहा है। अगर पॉसिबल होगा इस प्रोजेक्ट आपके इंटर्नशिप के एंड होने तक में, तो आपको कहीं पे अगर एक राफ्ट का भी अगर हमको फाउंडेशन मिल गया किसी प्रोजेक्ट में, तो उसमें भी एक्चुअली पूरा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, पूरा परमिशंस वगैरह लेना पड़ता है। तो अगर ऐसा हो गया पॉसिबल तो हम आपको राफ्ट का भी फाउंडेशन दिखाएंगे कैसे बनता है, आइसोलेटेड फुटिंग्स भी आपको दिखाएंगे कैसे बनता है। मगर अभी इस वाले साइड पर आपका सिर्फ पाइल कैप्स है, मतलब पाइलिंग होगा, उसके ऊपर पाइल कैप आएगा, उसके ऊपर कॉलम आएगा। अब इस साइट को समझने के लिए आपको इसी वाले ड्राइंग को ही रेफ़र करना होगा। ड्राइंग कैसे पढ़ते हैं ये हम आपको एक दूसरे प्रोजेक्ट वाले ड्राइंग में सिखा रहे थे, वो हो गया आपको ड्राइंग पढ़ने का डिटेल्स। लेकिन अभी इस साइट पे आपका जो जो काम जिस जिस स्टेप से होने वाला है, जिस जिस प्रोग्रेस में होने वाला है, वो आपको इस वाले ड्राइंग को ध्यान में रखते हुए ही सीखना है। क्योंकि ये जितना भी हम आपको प्रैक्टिकल वीडियो दिखाएंगे वो इसी वाले साइट का होगा, या एक दूसरा वाला साइट है उसका ड्राइंग भी हम आपको बाद में शेयर कर देंगे। लेकिन उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो स्लैब से स्टार्ट होगा। तो फाउंडेशन का जो हम लोग जो भी चीज़ सीखेंगे वो इस वाले बिल्डिंग का ही होगा, ठीक है। तो इसलिए ये ड्राइंग को आपको ध्यान में रखना है कि जैसे कहाँ पे कॉलम्स आ रहे हैं, कौन सा वाला साइड ईस्ट वाला है, कौन सा वाला साइड में आपको साउथ वाला है, ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना है इस ग्राउंड फ्लोर प्लान को और इस फाउंडेशन प्लान को। क्योंकि ये फाउंडेशन प्लान, अभी आपका फाउंडेशन का वीडियो आ रहा है तो फाउंडेशन कैसे कैसे बन रहा है, कौन कौन से फुटिंग के यहाँ पे डिटेल्स दिए हुए हैं और वो ग्राउंड में किस तरह से आपको दिखेगा, इसको रियलाइज़ करने के लिए आपको ये ड्राइंग जो है ये ध्यान में रहना पड़ेगा, ठीक है। अब सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर प्लान में आते हैं। पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, शॉर्ट में समझा देते हैं कि आपका ये वाला जो साइड है ये आपका ईस्टर्न साइड है, मतलब इधर ईस्ट है और इधर आपका वेस्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे साइड पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा, जो कि बन चुका है 4 स्टोरी 5 स्टोरी का बन चुका है। तो ये हम लोगों को मिल गया एक हाई पोर्शन, हाईएस्ट पोर्शन। तो यहाँ से खड़े होकर के हम लोग वीडियो बना रहे हैं इस वाले साइड का, क्योंकि सामने में यहाँ पे कोई ऐसा हाइट वाला पोर्शन नहीं है। अगर हम इसी एक्सकेवेशन के लेवल पे ही खड़े होकर के अगर हम वीडियो बनाते हैं तो आपको कुछ बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कैमरा का जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा चीज़ें कवर नहीं कर पाएगा। तो हम लोग अगर जब 2-3 स्टोरी ऊपर चले जाते हैं तो वहाँ से हम लोगों को ये पूरा साइट नज़र आ रहा है। तो जो अभी आप वीडियोस देख रहे हैं, जो अभी आप एलिवेशन से आप अपना साइड देख रहे हैं, वो आप यहाँ से देख रहे हैं। तो यहाँ से देख रहे हैं तो जो आपको सामने में ये वाले रेंज में जो आपको फुटिंग्स दिख रहा है वो आपको इन वाले कॉलम्स का है। तो ये कौन सा है, ये इस पूरे बिल्डिंग का सबसे लास्ट वाला पोर्शन है। मतलब अगर आप बिल्डिंग का एंट्री यहाँ से लेते हैं तो आपको ये वाला पोर्शन जो है ये सबसे लास्ट में आएगा, और इसके बाद जो है ये आपका एक वाटर लॉक्ड एरिया है, ठीक है। ये चीज़ बस एक डिटेल में आप समझ लीजिए, फिर वापस हम लोग वीडियो में ही जाएंगे। तो अभी हम लोगों का काम स्टार्ट हुआ है यहाँ से, और ये वाला पोर्शन कंप्लीट होगा, उसके बाद फिर इस वाले पोर्शन पे आएंगे, फिर इस वाले पोर्शन पे आएंगे, और ग्रेजुअली पीछे से काम करते करते हम लोग आगे तक आएंगे। इससे फ़ायदा क्या हो रहा है कि जब आप पीछे का एक्सकेवेशन करके पीछे का फाउंडेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जब आपको यहाँ पे कंक्रीटिंग करना होगा तो आप जो कंक्रीटिंग मशीन होता है, जो मिक्सर मशीन होता है, आप उसको यहाँ से ला करके यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि जब कंक्रीट प्रिपेयर होता है मिक्सर में, उसके बाद जब उसको डिस्चार्ज किया जाता है तो बहुत ज़्यादा दूर उसको नहीं कैरी करना पड़ेगा, जिससे आपको जो कंक्रीटिंग इश्यूज़ होता है, जिसमें आपको इवापोरेशन हो जाता है वाटर का, या फिर वाटर लॉस हो जाता है, वर्केबिलिटी आपका कम हो जाता है, तो कंक्रीट के प्लेसिंग में प्रॉब्लम होता है, वो सारी चीज़ें अवॉइड हो जाएंगी। रॉ मटेरियल आपका यहाँ पे पाइलअप है, यहाँ पे सैंड है, यहाँ कहीं पे आपका एग्रीगेट रखा हुआ है, सीमेंट जो है वो यहाँ पे स्टॉक में रखा हुआ है।
तो ये सारी चीज़ें कैरी करके यहाँ तक लाई जाती हैं। यहाँ पे इस तरह से मिक्सर रखा रहता है, मिक्सर में ये सारी चीज़ें डाली जाती हैं और यहाँ से वापस ये इधर से अगर डाला जा रहा है तो इधर से इस प्रकार डिस्चार्ज हो जाता है और एक एक करके ये वाला फुटिंग, ये वाला फुटिंग, ये सारा फुटिंग एक एक करके कास्ट होता है। अब ये फुटिंग बनना भी अपने आप में टाइम टेकिंग प्रोसेस है। एक इस फुटिंग को बनाने के लिए एक पूरा हाफ लग जाता है, मतलब एक दिन का पूरा आधा दिन जो है इसमें लग जाता है। तो इस हिसाब से 2 फुटिंग बनाने में एक दिन ख़त्म हो जाता है। तो जो हम आपको प्रैक्टिकल वीडियोस दिखा रहे हैं, हम उसको थोड़ा कॉम्प्रेस करके दिखा रहे हैं कि जहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन रिपीट हो रहा है सेम, उसको हम लोग कट कर दे रहे हैं, क्योंकि वो आपको वीडियोस उस हिसाब से देखा जाए तो एक दिन का टोटल 10 घंटे का अगर वर्किंग है तो 10 घंटे का हमको वीडियो प्रोवाइड करना होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है और वो प्रैक्टिकल भी नहीं है। तो इसीलिए ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको बता दिए ताकि आपके माइंड में एक इमेज रहेगा कि हम लोग किस तरह से वीडियो देखने वाले हैं। वीडियोस हम लोग यहाँ से देखने वाले हैं और यहाँ से हम लोग ये वाले पोर्शन को पहले देख रहे हैं। ये जो आपको लेंथ वाइज दिखेगा सामने से वीडियो में अभी, ये आपका ये वाला ग्रिड लाइन होगा। अब इसका ग्रिड लाइन आइए, ये अब कैसे पहचानेंगे, तो ये यहाँ आपका देखिए ग्रिड लाइन बना हुआ है 1 2 3 4 5 6 और इधर ABCD। तो अभी आप देखने वाले हैं ग्रिड नंबर A का सारा फुटिंग। उसके बाद आपको दिख रहा होगा ग्रिड नंबर B में, उसमें आपको ये सब स्पेस दिखेगा खाली खाली। अब ग्राउंड पे आपको ये 1 2 3 4 ग्रिड मार्किंग किया हुआ नहीं रहेगा, सिर्फ ग्रिड लगा रहेगा। आपको अभी हम दिखाएंगे वीडियोस में, उसमें आपको ग्रिड दिख जाएगा कि आपको थ्रेड से या जो आपका रस्सी होता है उससे आपका ग्रिड बना हुआ है। लेकिन आपको यहाँ पे मार्किंग जो 1 2 है, ये तो हम लोग ड्राइंग में सिर्फ यूज़ कर रहे हैं। ये हम लोग डिस्कशन के लिए यूज़ करते हैं कि अगर इंजीनियर को साइड से कुछ पूछना है तो वो अगर इस वाले कॉलम के बारे में जानना चाहता है तो वो बताएगा कि ग्रिड A4 पे जो कॉलम है वो। ये लेबर लोग को इससे कोई मतलब नहीं है कि इसका मार्किंग क्या है 1 2 3 4। वो बस ये सेंटर लाइन मार्क करते हैं, उसके हिसाब से उनको बता दिया जाता है कि एक फुटिंग यहाँ बनाना है, एक यहाँ बनाना है, एक यहाँ बनाना है, कितना डिस्टेंस है वो बता दिया जाता है, वो मेज़र कर लेते हैं और वो अपना काम करने लगते हैं। तो इस ग्रिड को ग्राउंड पे नहीं ढूंढा जाता है, ये ग्राउंड पे आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन ये लाइन ज़रूर मिलेंगे आपको मार्क किए हुए, ये आपको वीडियो में दिख जाएगा। ठीक है, अब हम लोग वापस वीडियोस में आते हैं और इसको देखते हैं कि साइट पे अभी फाउंडेशन और एक्सकेवेशन किस तरह से हो रहा है। अब ये हम लोगों का वो बिल्डिंग है जो हम लोगों के साइट के लेफ्ट हैंड साइड में हम आपको भी बताए थे कि ये पहले से बना हुआ है। अब ये G+3 स्टोरी अभी बन चुका है। अब हम लोग इसके ऊपर जाएंगे और यहाँ से हम लोग अपने साइट का वीडियो देखेंगे, उसके बाद हम आपको वहाँ पे एक एक करके ये सारे डिटेल्स जो है ये आपको समझाएंगे। अब इस साइट पे सबसे पहले जो आपको ये समझना है कि आप एक साइट इंजीनियर हैं, आप साइट पे पहुँचते हैं, आपका ये रोड है, आप यहाँ पे आकर के खड़े होते हैं। अब आपको इसमें अभी हम आपको समझाएं कि सारा ग्रिड जो है वो आपके माइंड में आ जाना चाहिए, क्योंकि ग्राउंड पे आपको ग्रिड का मार्किंग नहीं मिलेगा। आपको करना लेआउट है सबसे पहले, क्योंकि आप साइट पे आए हैं, अभी तो आपको ये बना हुआ साइट मिला है। हो सकता है आपको खाली प्लॉट मिलता, तो खाली प्लॉट मिलता तो उसमें आपको ड्राइंग पढ़ना होगा, उसके हिसाब से आपको लेआउट करना होगा, मतलब ग्रिड्स को पहले मार्क कर देना होगा। उसके बाद अकॉर्डिंगली ग्रिड नंबर ए पे जो कॉलम का साइज़ होगा उसके हिसाब से सेंटर मिलेगा, वहाँ से जो फुटिंग का साइज़ होगा ड्राइंग में वो आप ये वाला फुटिंग बनाएंगे, फिर उसके बाद आप इस पे आएंगे, सबका स्पेसिंग आपको मिला हुआ है। तो एक भी अगर प्लॉट हो गया तो इधर से आपको ये टोटल प्लॉट हो जाएगा, इधर भी आपको टोटल प्लॉट हो जाएगा और एक दूसरे के रिस्पेक्ट में आपको सारे का लोकेशन मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहले को प्लॉट करना ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये अगर सही जगह प्लॉट हो गया तो बाकी सब अपने आप सही जगह आ जाएंगे। तो इसको प्लॉट करने के लिए हम लोग ग्रिड लाइंस का यूज़ करते हैं। अब ग्रिड आपको पता है कि ग्रिड मार्किंग आपके पास क्या क्या है। ये आपका ग्रिड नंबर ए है, ड्राइंग में ऐसा मेंशन किया हुआ है, यहाँ नीचे लिखा हुआ है, इधर ड्राइंग में हम आपको यहाँ लिख देते हैं कि ये आपका ग्रिड नंबर ए है। इसके बाद आपका ये ग्रिड नंबर बी है, इसके बाद आपका ये ग्रिड नंबर सी है। अब क्योंकि अभी हम लोग ऊपर खड़े हैं तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा जो है आपको ऊपर से बहुत सारा डिटेल्स नहीं मिल सकता है, बहुत फार होता जा रहा है ये ड्राइंग, तो अभी हम आपको ABC ग्रिड मार्क करके ही छोड़ देते हैं। अब जब हम लोग एक्स एक्सिस में आएंगे तो एक्स एक्सिस में आपका वाई एक्सिस में आएंगे, ये तो एक्स हो गया, तो इसमें आपका ये ग्रिड नंबर 1 है, ये ग्रिड नंबर 2 है, ये ग्रिड नंबर 3 है, ये 4 है। बस इतना ही अभी बनाते हैं, आगे नहीं जाते हैं। तो ये हो गया आपका ग्रिड नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4। अब अगर आपको ये वाला फुटिंग बनाना है तो इस वाले कॉलम का या इस फुटिंग का लोकेशन जो होगा, इसका लोकेशन क्या हो जाएगा, A1। इसका कलर चेंज कर देते हैं, ये हो जाएगा आपको A1,
क्योंकि ये ग्रिड ए और इस वाले ग्रिड 1 पे आ रहा है। इसका हो जाएगा A2, इसका A3, ये A4, ये A5। तो अब जब हम वीडियो स्टार्ट करेंगे उसमें हम आपको जो जो इन्फॉर्मेशन बताएंगे, हम आपको बताएंगे कि ये वाला फाउंडेशन जो है ये ग्रिड A1 पे है, ये आप या लोकेशन आपका A1 है। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये A और 1 की बात हो रही है। ड्राइंग में देखिएगा, ड्राइंग से आप रिलेट कर लीजिएगा कि इस वाले फुटिंग का इन्फॉर्मेशन ड्राइंग में क्या गिवन है और साइड पर किस तरह से उसको बनाया जा रहा है। उसके बाद जैसे अभी यहाँ एक्सकेवेशन हो रहा है तो इस वाले का हम लोग यहाँ से ग्रिड मार्क कर देते हैं। अगर ये ग्रिड आपको हो सकता है कि ग्रिड नंबर डी होगा, तो आप कह सकते हैं कि ग्रिड नंबर सी और ग्रिड नंबर डी पे, मतलब सी और डी के बीच में आपका ये टोटल फुटिंग आ रहा है। अब इसमें बहुत ज़्यादा पाइल कैप्स हैं। हम ड्राइंग में जाएंगे, वहाँ से देखेंगे कि सी डी और 1 2 के आसपास ये कौन सा वाला फाउंडेशन है, इसका क्या डिटेल्स है, इसमें कितने नंबर ऑफ पाइल कैप्स हैं, और उस ड्राइंग में जितने नंबर ऑफ फाइल्स हैं, कितने पाइल्स हैं, और उसके बाद इस ड्राइंग में जितने नंबर ऑफ फाइल्स हैं उतने आपको ग्राउंड में दिख रहे हैं कि नहीं। ये जब हम इस बिल्डिंग से जब हम नीचे पहुंचेंगे, जब हम यहाँ का वीडियो आपको दिखाएंगे तो हम आपको लोकेशन बताएंगे कि ये सी डी और 1 2 ग्रिड पे लाई कर रहा है। तो सी डी 1 2 का मतलब क्या है कि यहाँ से लेकर के ये 4 ग्रिड की हम बात किए, सी डी 1 2, तो इसके बीच में ये वाले पोर्शन की हम बात कर रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली इस वाले फुटिंग का लोकेशन आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए आपको ग्रिड का नंबरिंग जो होगा ये आपको अब समझ लेना है, क्योंकि मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होगा कि साइट पे जाने के बाद अगर हम इस वाले कॉलम की बात कर रहे हैं तो ये है B4, लेकिन हम इसको ग्राउंड पे जब हम इसके सामने खड़े होंगे यहाँ पे और इस वाले का फुटिंग का वीडियो बना रहे होंगे तो फिर आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा कि ये कौन सा वाला फुटिंग है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है ये आप साइट पे भी अगर आप खड़े रहते हैं, कैमरा नहीं भी रहता है, तो भी आप खड़े होकर के अचानक से इस फुटिंग का कोई आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा तो आपको ड्राइंग देखना पड़ेगा कि ये कौन सा वाला फुटिंग है। अब ऐसा अगर सिमिलर यहाँ पे 2 फुटिंग हो गया, जैसे इस केस में A3 और A4 दोनों सिमिलर है, तो किसका इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, आप किसकी कास्टिंग की बात कर रहे हैं। आप लेबर को समझाएंगे, जैसे सुपरवाइजर को आप समझाएंगे कि A3 का फाउंडेशन पहले हम लोग कास्ट करेंगे, अब वो सडनली इसका अगर शटरिंग लगा दिया, क्योंकि समझने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसलिए ये मार्किंग्स जो है ये आपको याद कर लेना है। अब ये ग्रिड मार्क हो गया, कैसे मार्क होता है इसके लिए साइट पे अभी आपको हम बताया कि यहाँ पे आपको रस्सी वगैरह से ये टोटल को जो है ना ये टाई किया जाता है और यहाँ पे एक टेम्प्रोरी एक स्टेशन बनाया जाता है। जैसे अभी हम इसको मार्क कर देते हैं, आप यहाँ देखिए ये वाला एक छोटा सा आपको एक पिलर की तरह से बनाया गया है और इस पिलर के सेंटर से आपको एक रस्सी इस तरह से जा रहा होगा जो कि आपका होपफुली ग्रिड नंबर 5 होगा, क्योंकि 4 हम लोग यहाँ तक आ गए हैं तो ये हो सकता है कि ये ग्रिड नंबर आपका 5 होगा। तो यहाँ पे मार्किंग नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे भी एक ऐसा कुछ बना हुआ होगा, एक रेनफोर्समेंट यहाँ पे इस तरह से बांधा गया होगा। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि एक रेनफोर्समेंट ऐसे बांधा गया होगा, मतलब ग्राउंड में इंसर्ट किया गया होगा और उससे आपको ये वाला ग्रिड जो है ये बाहर की तरफ ऐसे निकाल दिया गया होगा। तो अब हम लोग नीचे जाते हैं और एक एक करके सबसे पहले आपको देखते हैं कि ये जो आपका ग्रिड है ये आपको ग्राउंड पे किस तरह से बांधा गया है, और जिस ग्रिड की हम बात करेंगे हम उसका ग्रिड का नंबर आपको बताएंगे कि ये वाला जो है ग्रिड ये आपका ग्रिड नंबर 1 है या 2 है। तो उससे आप समझेंगे कि ये कैसे आपको सारा चीज़ को किया जाता है। कहाँ पे ये जहाँ पे जंक्शन बनता है, ये जंक्शन पे हम लोग एक नॉट लगाते हैं जिससे हम लोगों को पता चल जाता है कि ये हम लोगों का लोकेशन है। यहाँ से हम लोग प्लम बॉब नीचे करेंगे तो हम लोगों का डायरेक्टली इस फुटिंग जो कॉलम है इसका सेंटर मिल जाएगा, क्योंकि हम लोगों के पास की प्लान है। अब की प्लान में आपको इसी यहाँ पे जैसे अगर कॉलम आ रहा है इस तरह से, तो यहाँ पे ऐसे कॉलम बना हुआ है, कॉलम का सेंटर ही इस ग्रिड का सेंटर है। इस यहाँ पे भी इस तरह से ऐसे कॉलम बना हुआ है, इस कॉलम का सेंटर भी इस ग्रिड का सेंटर होगा। तो अगर हम इस ग्रिड का जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ से अगर हम एक प्लम बॉब यूज़ करेंगे तो प्लम बॉब तो ग्रेविटी के हिसाब से नीचे चला जाएगा, तो नीचे चला जाएगा तो जहाँ पे वो ग्राउंड में जाके हिट करेगा उसको हम लोग मार्क कर देंगे। ये हो जाएगा हम लोगों का कॉलम का सेंटर। यहाँ से हम लोग लेआउट करेंगे तो हम लोगों को ये फुटिंग का जितना साइज़ है उतना हम लोगों को मिल जाएगा। उस हिसाब से सबसे पहले हम लोग पीसीसी करेंगे, उसके बाद रेनफोर्समेंट लगाएंगे फुटिंग का, उसके बाद कॉलम का रेनफोर्समेंट लगाएंगे जैसे आप यहाँ देख रहे हैं बना हुआ है, और इसके बाद हम लोग कंक्रीटिंग करेंगे। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में इतना सारा मार्किंग हम नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि जब वीडियो चलता है तो उसके ऊपर ये पेन नहीं चलता है। तो अब हमको या तो अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन समझाना होगा तो हम इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे वीडियो में से और वहाँ पे आपको इस तरह से पेन यूज़ करके आपको समझा देंगे जो भी इन्फॉर्मेशन समझाना होगा। और साइट पे जो हम आपको वीडियोस में बता रहे होंगे उसमें हम आपको इसका लोकेशन नंबर यूज़ करेंगे A1 A2 A3 B1 B2, उससे आपको समझ जाना है।
तो सबसे पहले जो हम लोग वीडियो स्टार्ट करेंगे उसमें हम लोग बात करेंगे कि ये पाइल कैप जो बना रहे हैं इसका मतलब है कि कहीं पे ये जो आप देख रहे हैं कि ये पाइलिंग किया हुआ है, तो पाइलिंग का इन्फॉर्मेशन हम आपको दे चुके हैं, लेकिन ये पाइलिंग कैसे किया गया इसके लिए आपका ये जो आपका प्रोजेक्ट है इस पर पार्ट बाई पार्ट काम चल रहा है। तो पार्ट बाई पार्ट काम चलने से आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा अभी इस प्रोजेक्ट में ये होने वाला है कि इसमें आपको यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ फुटिंग बना हुआ है, यहाँ पे आप पीसीसी किया हुआ है, इस पीसीसी के ऊपर में यहाँ रेनफोर्समेंट डाला हुआ है, इस रेनफोर्समेंट में अभी आपको कॉलम का रेनफोर्समेंट नहीं है, तो यहाँ आप देखेंगे तो फुटिंग और कॉलम दोनों का रेनफोर्समेंट है। यहाँ आप देखेंगे तो ये पाइल कैप जो है ये कास्ट हो चुका है, बन चुका है। यहाँ अभी आप देखेंगे तो पाइल्स को तोड़ा जा रहा है, यहाँ अभी आप देखेंगे तो पाइल्स अभी आपका बन रहा है। तो अलग अलग आपके पास स्टेप है। यहाँ भी आप देखेंगे तो आपको पाइल्स बनने के बाद जो एक्सकेवेशन किया गया वो नज़र आ रहा है। तो अलग अलग फेज चल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग से बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग जाएंगे कि हम लोगों को कहाँ पे पाइलिंग करना है, तो हम लोग उस लोकेशन पे पहुँचेंगे, उसका हम आपको मार्किंग दिखाएंगे, उसके बाद उस पर किस तरह से पाइल किया गया वो दिखाएंगे, और उसके बाद जब पाइल हो गया तो अभी जो हम आपको कॉन्सेप्ट समझा रहे थे कि यहाँ पे आपका फॉर एग्जांपल रोड लेवल है, ये वाला, ये रोड आपका यहाँ है, अब यहाँ पे आपको पाइलिंग करना है। तो पाइलिंग जब हम लोग करते हैं तो ये रोड से हो सकता है कि मेरा ग्राउंड जो होगा वो कुछ जनरली ऐसा ही होता है। जब भी कोई रोड बना होता है तो एग्जिस्टिंग ग्राउंड से थोड़ा ऊपर बना होता है। तो ये हम लोगों का एग्जिस्टिंग ग्राउंड है। अब हम लोग एक्सकेवेशन करेंगे, उससे पहले हम लोगों को ये नहीं पता है कि कहाँ तक एक्सकेवेशन करना है, क्योंकि हम लोगों का जो फुटिंग आना है हो सकता है कि वो फुटिंग हम लोगों का जो पाइल कैप है वो कुछ ऐसा बन रहा होगा, ऐसा हम लोगों को बनाना होगा हो सकता है, और इसके ऊपर से आपको कॉलम आना होगा कुछ ऐसा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ नीचे में कहीं पे आपके पास इस तरह से पाइलिंग किया हुआ होगा। तो इसमें सबसे जो इजी मेथड होता है वो ये होता है कि पहले हम लोग एक्सकेवेशन ना करके पहले हम लोग पाइलिंग कंप्लीट कर लें। ग्राउंड में होल बनाएं, इसमें आपको रेनफोर्समेंट हम लोग यहाँ से प्लेस करें। ये ब्लू वाला जो हम आपको दिखा रहे हैं ये रेनफोर्समेंट है, जो हम लोग एक्सकेवेशन करने के बाद रेनफोर्समेंट प्लेस करेंगे, और उसके बाद इस पूरे को हम लोग कॉन्क्रीटिंग कर देंगे। अब हम इस पूरे को फिल कर देते हैं, ये आपका कॉन्क्रीटिंग हो गया। तो कॉन्क्रीटिंग जब हम लोग इसको कर रहे होते हैं तो रेनफोर्समेंट जो हम लोग जैसे अभी यहाँ पे प्लेस किए, तो रेनफोर्समेंट का हम आपको लेंथ जो है ये थोड़ा ऊपर दिखा देते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली कितना ग्राउंड नीचे जाने के बाद वो रेनफोर्समेंट जो है वो हम लोगों को स्टॉप हो जाएगा। मतलब एक्सकेवेशन करते करते हम लोग कहाँ पे स्टॉप करेंगे ये बहुत प्रिसाइजली निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम लोगों को क्या करना है, इस ग्राउंड का बियरिंग कैपेसिटी बहुत कम है। तो बहुत कम है, तो हम लोग अगर नॉर्मल अगर एक फाउंडेशन देते, फुटिंग देते या राफ्ट देते, तो वो क्या होता, लोड पड़ने के बाद सेटल हो जाता, क्योंकि ये वाटर लॉक्ड एरिया था। तो वाटर लॉक्ड एरिया था तो इसमें आपका डिसाइड हुआ प्लानिंग के समय ही कि हम लोग पाइल्स देंगे, और ये जो लोड यहाँ आ रहा है इस कॉलम के तरफ से, ये जो हम लोगों का यहाँ से लोड आता है P, ये वाला लोड जो है ये फुटिंग में ट्रांसफ़र होते हुए पाइल से होते हुए ये जो हम लोगों का यहाँ पे हार्ड स्ट्रेटम है, हार्ड ग्राउंड है, वहाँ तक आपका लोड ट्रांसफ़र हो जाए इफेक्टिवली। तो इस वाले लेवल को निकालना एग्जैक्टली बहुत मुश्किल है कि यहाँ से इस फुटिंग के लेवल से ये आपका डाउन जा रहा है फॉर एग्जांपल 20 मीटर, तो ये 20 मीटर प्रिसाइजली निकाल लेना ये बहुत डिफ़िकल्ट है। कई बार ये 19 मीटर पे ही मिल जाता है, वेरी करता ना, ये ग्राउंड तो कुछ ऐसा ना रहता है। तो यहाँ पे हो सकता है कि आपका ये वाला पाइल यहाँ आ जाए, ये वाला पाइल आपका यहाँ तक आ जाए, तो ये 19 या 19.5 हो जाए। तो इस केसेस में जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है वो थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया जाता है, ये कुछ ऐसा बाहर निकला हुआ रहता है। अब जब बाहर निकला हुआ रहता है और आप जब इसमें कंक्रीटिंग करते हैं तो आपको ये नहीं समझ में आता है कि कंक्रीटिंग कहाँ तक करना है, जिससे हम लोगों का एग्जैक्ट ये जो फुटिंग का बॉटम लेवल है ये हम लोगों को मिल जाए। तो हम लोग क्या करते हैं कि कंक्रीटिंग करते करते जो लेबर्स लोग होते हैं, आप उनको कितना भी प्रिसाइजली गाइड करेंगे ना तो वो कुछ इतना दूर तक कंक्रीटिंग कर देते हैं। अब इस कलर से आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे आपका फुटिंग आना है, इसको हम रेड से मार्क कर देते हैं, यहाँ पे आपका फुटिंग आना है, मतलब यहाँ तक आपका पाइल होना चाहिए था, लेकिन अब आप थोड़ा एक्स्ट्रा काम कर दिए हैं। जब एक्स्ट्रा हो चुका है तो अब आप क्या करेंगे कि जब पाइलिंग कंप्लीट हो गया तब आप इसका एक्सकेवेशन करेंगे ग्राउंड का। कहाँ तक करेंगे, जहाँ तक आपका रिक्वायर्ड है कि आपको फुटिंग बनाना है, उससे ज़्यादा एक्सकेवेट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपका एक्सकेवेशन यहाँ तक हो गया फॉर एग्जांपल, तो फिर आपको वापस इतना समय आपको फिलिंग करना पड़ेगा। और जब आप इतना समय फिलिंग करेंगे, इसमें आप फिलिंग करेंगे, तो ये जो सॉइल होगा ये आपका लूज सॉइल होगा,
तो जब लूज सॉइल ही रह जाएगा तो फिर आप इसके ऊपर फुटिंग देंगे तो फिर ये कॉम्प्रेस हो जाएगा, जो हम लोग जियो टेक्निकल में पढ़ते हैं कि कॉम्प्रेशन आता है, फिर उसके बाद कंसोलिडेशन होता है। तो क्योंकि लूज सॉइल रहेगा तो वॉइड रेशियो रहेगा, वॉइड रहेगा, फिर वॉइड्स रहेगा तो वो सेटल कर जाएगा, तो सेटल कर जाएगा तो फिर वो तो जो हम लोग अचीव करना चाह रहे हैं लोड बेयरिंग कैपेसिटी वो तो अचीव ही नहीं होगा। इसलिए एक्सकेवेशन करते समय ये ध्यान रखना है कि एक्सकेवेशन कितना करना है। अब आपका मान लीजिए कि अभी पूरे ये जो आपका साइट है इस पूरे में मान लेते हैं कि मिट्टी जो है आपका वो इस वाले लेवल तक आपका भरा हुआ है, तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे एक होल बनाएंगे, यहाँ पे एक होल बनाएंगे। जैसे अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सकेवेशन नहीं किया गया, पहले यहाँ पे ऐसे होल्स बना लिए गए। होल्स बनाने के बाद इसमें डायरेक्टली पहले पाइलिंग कर दिया गया। अब ये पाइलिंग यहाँ तक पहुँचा, उसके बाद आप एक्सकेवेशन करेंगे। ये आप जो देख रहे हैं ये एक्सकेवेशन है। अब ये एक्सकेवेशन हो गया तो इसके बाद पता चला कि ये 5 आपको पाइल्स दिख रहे हैं, तो आपको समझ में आ गया कि ये जो 5 पाइल्स है ये एक्स्ट्रा बाहर आ गया, इतना दूर आपको बाहर नहीं आना चाहिए था। तो आप इसको मैनुअली क्या करेंगे, तोड़ देंगे। अब तोड़ देंगे तो आपका ये सारा जो कंक्रीट है ये आपका हट जाएगा, लेकिन आपका रेनफोर्समेंट जो है वो आपका थोड़ा बाहर निकला रह जाएगा। इस रेनफोर्समेंट को बाद में आप क्या करेंगे, मैनुअली बेंड कर देंगे, कुछ ऐसे ऐसे करके बेंड कर देंगे, और उसके बाद यहाँ पे आप फुटिंग बनाएंगे और पूरे को कंक्रीटिंग कर देंगे। ठीक है, तो आप टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, हम लोग डायरेक्टली चलते हैं वीडियोस में, और यही वाला कॉन्सेप्ट जो हम आपको अभी दिखाए हैं इसको यहाँ पे किस तरह से बनाया जा रहा है हम लोग ये देखते हैं। अब इस साइट का एक लोकेलिटी का एक ओवरव्यू ले लेते हैं। इसमें नॉर्दर्न साइड में तो ये बिल्डिंग बना है जिसके ऊपर खड़े होकर हम लोग वीडियो बना रहे हैं। ईस्टर्न साइड में ये जो हमारे साइट का जो ईस्टर्न वाला पार्ट है उसमें आपको ये दिख रहा होगा कि ये वाटर लॉक्ड एरिया है। अब ये वाटर लॉक्ड एरिया होने के वजह से यहाँ पे जो सॉयल है इसका अगर हम लोग 1 मीटर या 2 मीटर अगर डेप्थ तक एक्सकेवेट करते हैं तो वहाँ पे वो बियरिंग कैपेसिटी नहीं मिलेगा जो हम लोगों को, जो नॉर्मल ग्राउंड होता है, जो ड्राई ग्राउंड होता है, जहाँ पे पानी वाटर लॉक्ड नहीं होता है, यहाँ पे वहाँ पे जो कैपेसिटी होता है वो इस जगह पे नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर आप 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर नीचे जा कर के अगर आप एक्सकेवेट करते हैं और वहाँ पे आप चाहते हैं कि राफ्ट बना दें तो वहाँ सेटलमेंट बहुत ज़्यादा आएगा, क्योंकि सॉयल आपका वहाँ पे सैचुरेटेड है। कंसोलिडेशन पढ़ते हैं जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में, वो सारा फिनोमेना हो जाएगा, तो सेटलमेंट आ जाएगा। सेटलमेंट आ जाएगा तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है आपका वो कोलैप्स कर जाएगा। अब हम लोग ग्रिड नंबर ए पे खड़े हैं। अगर आप ड्राइंग में देखेंगे तो ये जो ग्रिड नंबर ए है ये आपका नॉर्थ टू साउथ चल रहा है। तो ये वाला जो आप कॉर्नर देख रहे हैं ये आपका नॉर्थ वाला कॉर्नर है ए का, और ये आप सामने जो देखेंगे वो आपको उस तरफ जहाँ पे आपका प्लॉट एंड हो रहा होगा वहाँ पे आपको यही नंबर ए नंबर ग्रिड जो है वो उस तरफ आपको बना हुआ होगा, और इसको हम लोग रस्सी से दोनों का जो लोकेशन है इसको हम लोग टाई कर दिए हैं। तो ग्रिड नंबर ए हम लोगों को मिल गया। अब इसी तरह से आगे आपका ग्रिड नंबर बी भी बना होगा, ग्रिड नंबर सी भी बना होगा। अब ये हो गया आपका एक्स एक्सिस वाला ग्रिड। अब सेम वाई एक्सिस में जो हम लोग ग्रिड बनाएंगे वो आपको सामने दिख रहा होगा कि आपको पैरेलल लाइंस जा रहे हैं 2-4। ये आपको ग्रिड नंबर 1 2 3 4 वो सारे जो है वो आपको ईस्ट वेस्ट करके आपको मार्क किए हुए हैं। ये आपका ग्रिड नंबर 1, ग्रिड नंबर 2, ग्रिड नंबर 3, आप तीनों ही ग्रिड्स पे देख रहे होंगे कि आपको ब्रिक का एक छोटा सा पिलर बना हुआ है, और उसके सेंटर से आपको ये सारा जो लाइन है आपका ग्रिड वाला जो आपका रस्सी है ये आपको वहाँ से बांधा गया है। तो इस हिसाब से हम लोगों का ग्रिड नंबर ए बी सी 1 2 3 इन सारे को ग्राउंड पे एक्सकेवेशन करने के पहले ही मार्क कर दिया जाता है। इसके बाद एक्सकेवेशन स्टार्ट होता है। अभी क्योंकि हम लोग साइट पे पहुँचे हैं तो एक्सकेवेशन हो चुका है, इसलिए आपको लग रहा होगा कि ये एक्सकेवेशन होने के बाद ये ग्रिड लाइन को मार्क किया गया है। ग्रिड लाइन मार्क करना सबसे पहला काम था साइट पे। अब ग्रिड मार्क कर देने के बाद सबसे पहला जो हम लोग काम करते हैं, जैसे ये हम लोगों का जंक्शन है A1, ये वाला जो आपका एक्स एक्सेस वाला जो ग्रिड है ये A है, और वाई एक्सेस वाला आपका 1 है। ये दोनों जहाँ पे मीट करता है वहाँ पे आप ये देख रहे होंगे हम लोग ये एक रेड कलर का, रेड और वाइट जो स्ट्रिप है ये हम लोग नॉट वहाँ पे बांध देते हैं, क्योंकि जैसे जैसे साइट आगे बढ़ेगा हो सकता है कि आपका ये जंक्शन थोड़ा बहुत इधर उधर मूव हो जाए। तो एक बार जब आप लोकेशन फाइनल करके ये वाला पोर्शन वहाँ टाई कर देंगे तो वो समझ में आ जाता है कि ये हम लोगों का जंक्शन हो गया। अब ये जब A1 फाइनल हो जाता है इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों को ग्रिड टू ग्रिड डिस्टेंस पता है कि ग्रिड नंबर 1 ग्रिड नंबर 2 में कितना डिस्टेंस है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग टेप का यूज़ करके ग्रिड नंबर 1 और 2 के बीच का वो डिस्टेंस भी हम लोग मेज़र कर लेते हैं, जिससे हम लोगों को एक्यूरेसी समझ में आ जाता है कि लेआउट पहले हो चुका था, ग्रिड मार्क्ड हो चुके थे। अब हम लोग जब उसको मेज़र भी करेंगे तो वो चेक हो जाता है कि ये बिल्कुल एक्यूरेट मार्किंग हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ अगर गड़बड़ हुआ ग्रिड मार्क करने में तो आपके साइट पे जो आप एग्जीक्यूशन करेंगे, जो आप कंस्ट्रक्शन करेंगे वो भी उसी हिसाब से चेंज हो जाएगा।
तो फिर वहाँ पे ब्लंडर हो जाएगा। इसलिए सारा चेकिंग जो होता है वो हम लोग यहीं कर लेते हैं। अब एक बार जब आप लेआउट कर देते हैं, जब आपका मार्किंग हो जाता है सारा, आप रस्सी वगैरह आप टाई कर देते हैं साइड पे, तो ये सारे मार्किंग्स हर वक्त साइड पे प्रेजेंट नहीं रहते हैं। अब जब आप एक्सकेवेशन कर रहे हैं, जब आपका जेसीबी आ रहा है, तो आपको अपने ये जो मार्किंग्स है ये हटाने पड़ेंगे। जैसे अभी आप इस वाले ग्रिड को देखिए, ये वाला ग्रिड क्योंकि यहाँ पे कॉलम का रेनफोर्समेंट बांधा जा रहा था, उस समय इस वाले ग्रिड को हटा दिया गया था। अब जब हटा दिया गया तो लोकेशन तो क्योंकि ग्राउंड पे मार्क कर चुके थे, उसके बाद हम लोग इस ग्रिड को हटा दिए, साइड पर से ये रस्सी को हम लोग खोल दिए ताकि काम आसानी से हो जाए। उसके बाद जब हम लोगों का कॉलम का रेनफोर्समेंट खड़ा हो गया, तो हम लोग दोबारा वापस से अब अपने किसी पीछे वाले जो साइड में जो ग्रिड्स है उससे हम लोग रेफरेंस लेकर के, जो हम लोगों को डायमेंशंस पता है उतने डायमेंशंस पे हम लोग वापस आकर के इसी वाले ग्रिड को फिर से मार्क कर देते हैं, ताकि आगे जो भी काम होना है उसमें इस वाले ग्रिड का हम लोग यूज़ कर सकें। तो साइड पे लेआउट जो होंगे, जो आपके ग्रिड मार्किंग्स होंगे, वो हटेंगे। ऐसा नहीं है कि एक बार आप टाई कर दिए तो पूरा साइड पे रस्सी ही बंधा रहेगा। आप मार्किंग कर लेंगे ग्राउंड पे, फिर जैसे जैसे आपका रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगा वैसे वैसे करके आप ग्रिड का मार्किंग हटाते चले जाएंगे। और जैसे ही आपका फाउंडेशन का सारा काम कंप्लीट हो जाता है, इसका मतलब है कि ग्राउंड पे जो आप स्ट्रक्चर बनाना चाह रहे थे वो बन गया। इसके बाद फिर आप सारे ग्रिड्स को हटा देते हैं। उसके बाद आप साइड पे देखेंगे कि कहीं पे भी ग्रिड मार्क किया हुआ नहीं रहता है। अब हम लोग ग्रिड नंबर E10 पे खड़े हैं। अगर आप ड्राइंग में E10 देखेंगे तो उस वाले फुटिंग पे आप देखेंगे कि आपको 5 पाइल्स दिखाए हुए हैं सर्कुलर शेप के। अब ये लेआउट करने के बाद सबसे पहला जो हम लोगों का काम है वो ये कि इस E10 वाले ग्रिड के जंक्शन पे आने के बाद यहाँ पे हम लोग उस लोकेशन पे जो 5 पाइल्स आने वाले हैं उसको पहले हम लोग मार्क कर दें कि ये कहाँ पे आएगा। तो हम लोग अभी आप देख रहे होंगे कि ये रेनफोर्समेंट लगा करके एक सिंगल रेनफोर्समेंट हम लोग पाइल के सेंटर पे लगाए हैं, जिससे हम लोगों को लोकेशन समझ में आ जाए। अब यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे ऑगर बोरिंग, और उसको करके हम लोग ग्राउंड में एक होल बनाएंगे जिसके अंदर हम लोगों का पाइल का रेनफोर्समेंट जाएगा और फिर हम लोग उसमें कंक्रीटिंग करेंगे। अब ऑगर बोरिंग का इमेज आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, वो तो आप देख लेंगे, लेकिन ये वर्क कैसे करता है इसके लिए हम आपको एक एनिमेटेड एक वीडियो इसके साथ आएगा, और उसमें आप देखिएगा कि किस तरह से ऑगर बोरिंग, अभी जो वीडियो आप देखेंगे उसमें वो हॉरिजॉन्टल बोरिंग कर रहा है, लेकिन सेम कॉन्सेप्ट अगर आप वर्टिकल भी लगाएंगे तो वो इसी तरह से वर्टिकली आपको एक्सकेवेट करेगा, और जो उसमें जो एक्सकेवेटेड पार्ट होगा उसका वो ऑटोमेटिकली बाहर आता चला जाएगा। अब प्रॉब्लम हम लोगों के साथ ये है कि इस वाले साइड पे ऑगर बोरिंग जो है वो रात में होता है, और वो रात वाले फेज़ में रिकॉर्डिंग कर पाना बहुत मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम आपको ये एनिमेटेड वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें आपको ये ऑगर बोरिंग जो है ये आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे वर्क करता है। अब ये जो आप एक्सकेवेशन देख रहे हैं ऑगर बोरिंग वाला, ये तो हुआ आपको मैकेनिकल मीन्स से, मतलब आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं जो आपको ग्रेजुअली धीरे धीरे इंसर्ट कर रहा है। लेकिन हम लोगों के साइड पे अब वो हो रहा है मैनुअली, क्योंकि हम लोगों के एरिया में वो इक्विपमेंट जो है ये अवेलेबल नहीं है। तो अब मैनुअली कैसे करते हैं वो हम लोग अब इसको देखेंगे। तो ये आप देख रहे होंगे कि आपको ये स्टैंड जो बना हुआ है ये आपका ऑगर बेरिंग का इंस्ट्रूमेंट है। अब इसमें आपका जो आपका ये ऑगर है ये आपको इसमें टाई किया हुआ है, और इसको लेबर लोग जो है वो मैनुअली इसको रोटेट करता है, और जैसे जैसे वो रोटेट करता है वैसे वैसे इसमें जो है आपको एक्सकेवेशन होता चला जाता है। अब आप एनिमेटेड वीडियो देख करके समझ ही गए होंगे कि जैसे जैसे ये एक्सकेवेशन अंदर होता जा रहा है वैसे वैसे आपके इस ऑगर के साथ साथ जो एक्सकेवेटेड सॉइल है वो आपका बाहर भी आते रहता है। अब जैसे जब ये एक बहुत हाई तक पहुंच जाता है, जब ये ऑगर ज़्यादा अंदर चला जाता है, तो हम लोग इस ऑगर का फिर एक्सटेंशन कर देते हैं और फिर एक और ऑगर इसमें ऐड कर देते हैं, अगर हम लोगों को डेप्थ ज़्यादा चाहिए होता है तो, ताकि जो सॉइल है वो हम लोगों का एक्सकेवेटेड सॉइल वो बाहर आता रहे। अब जब ये एक्सकेवेशन हो जाता है तो ऐसा ऐसा हम लोग 5 एक्सकेवेशन कर देते हैं, जो हम लोगों का इस वाले फुटिंग के लिए जो रिक्वायर्ड हम लोगों का नंबर ऑफ पाइल्स था उतना हम लोग होल बना देते हैं। फिर ये हम लोग रेनफोर्समेंट जो है ये हम लोग बाहर प्रिपेयर करके रखते हैं पहले से। अब ये रेनफोर्समेंट कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो इसका डेटा रहता है ड्राइंग में, जो कि हम लोगों के पास अभी नहीं है, मगर ड्राइंग में इसका डिटेल्स रहता है कि कितने डायमीटर का बार होगा, और ये जो सर्कुलर है ये कितने सर्कुलर डायमीटर का बनेगा ये पाइल, और इस रेनफोर्समेंट को हम लोग इंसर्ट करते हैं उस हम लोगों के जो एक्सकेवेशन हम लोगों का हुआ रहता है उसमें। अब ये जो रेनफोर्समेंट टाई करते हैं इसके बारे में समझिए कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कि इसका लेंथ इंपॉर्टेंट होता है कि ये कितने लेंथ का आपका होगा, ये ड्राइंग में डिटेल्स में जो सेक्शन हम लोग देखेंगे उसमें रहेगा। बॉटम पोर्शन जो आप देख रहे हैं इसका, ये आपका इस तरह से बेंड करके चारों तरफ से क्लोज कर दिया जाता है, ताकि ये जा करके सीधा उस जो हम लोगों का हार्ड सॉइल है जो एक्सकेवेशन में मिला है वहाँ पे जा करके ये सीधा रेस्ट कर जाए। अब ये जो डायमीटर होता है आपको
रेनफोर्समेंट का, ये आपके होल के डायमीटर से जो आपका क्लियर कवर होता है चारों तरफ से उतना लेस रहता है, ताकि जब आप कंक्रीटिंग करेंगे तो इस रेनफोर्समेंट के अलावा आपको बाहर से, ताकि सॉइल से आपका जो कोरोजन आपका रेनफोर्समेंट में ना आ जाए, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कवर प्रोवाइड करते हैं। अब ये जो रेनफोर्समेंट हम लोग टाई करते हैं, ये 2 रिंग से टाई किया जाता है। जो लॉन्गिट्यूडनल आप बार देख रहे हैं, इसको हम लोग 2 रिंग से टाई करते हैं। एक रिंग होता है जो बार्स के इंटरनली चलता है, वो बार्स को लोकेशन पे रखता है, अपने प्लेसिंग पे रखता है। जैसे हम लोगों का अगर 500 mm का अगर हम लोगों का डायमीटर है होल का, तो हम लोगों को पता है कि आउटर टू आउटर हम लोगों का 400 के अप्रॉक्सीमेटली हम लोगों का होना चाहिए, क्योंकि 50 mm का दोनों तरफ हम लोग कवर एज्यूम कर रहे होंगे। अब जब आउटर टू आउटर हम लोगों का 400 होगा, तो ये रेनफोर्समेंट जो है आउटर वाला इसका डायमीटर प्लस ये लॉन्गिट्यूडनल बार है इसका डायमीटर, ये दोनों भी अगर हम लोग दोनों साइड का माइनस करेंगे एक सर्किल में, तो ये भी हम लोगों को अप्रॉक्सीमेटली 50 mm हम लोगों को दोनों साइड से माइनस करना पड़ेगा। तो इंटरनल बचा आपका 300 mm। तो रेनफोर्समेंट टाई करने के लिए सबसे पहले हम लोग 300 mm का एक इंटरनल रिंग बनाते हैं, जो कि आपको ये सामने में आपको ये जो नीचे वाला रिंग है ये आपको दिख रहा होगा, ये 300 का है। इसके बाद हम लोग लॉन्गिट्यूडनल बार प्रोवाइड करते हैं, और फिर लॉन्गिट्यूडनल बार को उसमें टाई करने के बाद फिर हम लोग आउटर ये स्टीरअप्स प्रोवाइड करते हैं, जो हम लोगों का सर्कुलर कॉलम में होता है, जो हम लोग डिज़ाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं। इस 3 स्टेप में ये पूरा रेनफोर्समेंट जो है ये बन के तैयार होता है। सबसे पहले इंटरनल वाला रिंग जो छोटे डायमीटर का होगा, उसके बाद ये लॉन्गिट्यूडनल बार, उसके बाद फिर ये बाहर वाला जो आप आउटर स्टीरअप देख रहे हैं सर्कुलर, ये उसके बाद टाई होता है। अब ये लेंथ जो हम लोग बनाते हैं, ये कई बार रेनफोर्समेंट का लेंथ जो अवेलेबल होता है और जितना डेप्थ हम लोगों को रिक्वायर्ड हो उससे कम तो होना नहीं चाहिए, कई बार उससे ज़्यादा हो जाता है। अब ज़्यादा जब हो जाता है तो वो रेनफोर्समेंट बाहर की तरफ निकला रहता है, जिसको हम लोग अपने पाइल कैप जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं उसके अंदर हम लोग उसको बेंड कर देते हैं। अब इस वाले में देखिए कि जैसे हम लोग, अब ये इसका हम लोग को कास्टिंग हो चुका है, मतलब ये पाइल का रेनफोर्समेंट हम लोग देखिए कि इसमें प्लेस किए हैं, और उसके बाद चारों तरफ से पूरे इस होल में हम लोग कॉन्क्रीटिंग कर दिए हैं। अब ये कॉन्क्रीटिंग होने के बाद जब इसका 28 डेज हो जाएगा तो ये अपना फुल स्ट्रेंथ गेन कर चुका होगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग एक्सकेवेशन अपना करेंगे, और जो रिक्वायर्ड हम लोगों का डेप्थ था, जहाँ पे हम लोगों का पाइल कैप का बॉटम आना था, जो हम लोग ये फुटिंग जिसको हम लोग अभी अपन बोल रहे हैं, वो हम लोगों को जहाँ पे आना था, तो हम लोग अब इसको क्या करेंगे, इस पूरे एरिया को एक्सकेवेट करेंगे। क्योंकि ये पाइल कैप जो हम लोग बनाए, ये हम लोग लेआउट करने के जस्ट बाद बना दिए। अभी हम लोग रोड लेवल से कितना नीचे जाना है फाउंडेशन के लिए ये हम लोग नहीं ढूंढे, क्योंकि पाइल कैप बनाना डिफिकल्ट होता है, तो पहले हम लोग पाइल कैप बना देते हैं, बाद में जितना रिक्वायर्ड नहीं हो उतना उसको तोड़ दिया जाता है। अब जब हम लोग इसको एक्सकेवेशन किए जेसीबी के हेल्प से, तो हम लोगों का ये जो आप देख रहे हैं, ये इतना पाइल्स हम लोगों का बना हुआ था। अब ये हम लोगों का रिक्वायर्ड डेप्थ जो है वो हम लोग इंजीनियर साइट पे एग्जैक्टली देख लेता है कितना रिक्वायर्ड है, और उसके हिसाब से फिर वो जेसीबी को ऑर्डर देता है कि अप्रॉक्सीमेटली 1.5 या 2 मीटर आपको एक्सकेवेट करना है, या मैनुअली एक्सकेवेट करवाना है तो मैनुअली एक्सकेवेट होता है। तो अब क्योंकि ये साइट बड़ा है तो इस पर मैनुअली एक्सकेवेट नहीं करा करके हम लोग मैकेनिकल एक्सकेवेशन करा रहे हैं। अब ये एक्सकेवेशन होने के बाद ये जो आप पाइल्स हम लोगों का एक्स्ट्रा बाहर रह गया, तो इसको तो हम लोगों का ब्रेक करना होगा, क्योंकि हम लोगों का पाइल कैप आना है इस एक्सकेवेशन के बॉटम पे। तो पाइल कैप आना है, इसका मतलब है कि वो पूरा कॉन्क्रीटिंग करना है। तो ये जो एक्स्ट्रा कॉन्क्रीटिंग हो चुका है, क्योंकि प्रिसाइजली करवाना बहुत डिफिकल्ट होता है साइड पे, तो कई बार इस तरह का मेथड अपनाया जाता है कि थोड़ा कंक्रीट वेस्ट कर देना बेटर है। प्रिसीजन के चक्कर में जो लेट होगा वो कॉस्टिंग ज़्यादा हो जाता है कई बार। तो हम लोग अभी क्या करेंगे कि अब इस वाले सारे पाइल जो हम लोगों का बाहर निकला हुआ है, इस पूरे को हम लोग ब्रेक कर देंगे मैनुअली। अब इसके बाद फिर हम लोगों का जो रेनफोर्समेंट रह जाएगा बाहर, उस रेनफोर्समेंट अगर वो बहुत ज़्यादा बाहर रह गया तो हम लोग उसको कट कर देंगे, लेकिन अगर वो थोड़ा सा रेनफोर्समेंट बाहर रहा तो हम लोग उसको बेंड कर देंगे, और इस तरह से बेंड करेंगे कि जो हम लोग पाइल कैप जो हम लोग बनाएंगे, उस पाइल कैप का जो टॉप सरफेस होगा उसके अंदर ही हम लोगों का ये रेनफोर्समेंट रह जाए। अब हम लोग जब एक्सकेवेशन की बात करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट इस एक्सकेवेशन पे साइट इंजीनियर को जो समझना होता है वो ये कि कितने हाइट तक आप अनसपोर्टेड एक्सकेवेशन कर सकते हैं। अनसपोर्टेड एक्सकेवेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे अभी आप सामने देख रहे हैं वीडियो में कि इसमें जो हम लोग एक्सकेवेशन कर रहे हैं ये अप्रॉक्सीमेटली 1 मीटर के हाइट तक का एक्सकेवेशन हो चुका है सामने वाले एज पे अगर आप देखेंगे। अब इस 1 मीटर एक्सकेवेशन के बाद भी इस वाले जो आपका जो टॉप सरफेस है जहाँ से हम लोग एक्सकेवेशन किए हैं, उसके ऊपर से कोई एक वर्कर भी अगर चल के चला जाएगा तो भी अभी ये वाला जो पार्ट है वो
आपके जो ये एक्सकेवेशन वाला पोर्शन है उसके अंदर नहीं गिरेगा। इसका मतलब है कि वो सेल्फ सपोर्टेड है। तो ये चीज़ कैसे पता चलेगा कि हम लोगों को कितने हाइट तक का एक्सकेवेशन करना है? तो इसके लिए जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में आपको ध्यान होगा कि जब हम लोग रिटेनिंग वॉल वाला चैप्टर पढ़ते हैं वहाँ पे हम लोग सैंडी सॉइल और क्लेई सॉइल दोनों के लिए रिटेनिंग वॉल का हम लोग अर्थ प्रेशर निकालते हैं कि कितना एक्टिव उसमें अर्थ प्रेशर आ रहा है। तो जब वहाँ हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो आपको ध्यान होगा कि जब हम लोग क्लेई सॉइल के बारे में कैलकुलेशन करते हैं तो वहाँ पे हम लोग 2 × Z0 डिस्टेंस तक हम लोग अनसपोर्टेड अपना एक्सकेवेशन कर सकते हैं। उससे ज़्यादा का अगर आपका एक्सकेवेशन होगा तो फिर वो जो एक्सकेवेटेड पोर्शन होगा उसके ऊपर अगर कोई लोड पड़ा तो हो सकता है कि वो नीचे जहाँ पे एक्सकेवेशन हो गया है वहाँ पे आपको वो गिर जाएगा। तो ये चीज़ कैलकुलेशन से आप हम लोग जियोटेक्निकल में निकाल लेते हैं। एक रफ आइडिया आपको इस बात का होना चाहिए कि आपके साइट पे जो आपका सॉयल है किस टाइप का है उसके हिसाब से कितना आपका एक्सकेवेशन होगा। एग्जैक्टली बिल्कुल आप एंगल सब कुछ कैलकुलेट करके आप फॉर्मूला से एक वैल्यू नहीं निकालते हैं, मगर एक साइट इंजीनियर है आपको पता होना चाहिए कि आपका साइट पे आपके सैंडी सॉयल है या क्लेई सॉयल है या सिल्टी क्लेई सॉयल है, किस तरह का सॉयल है। तो अब हम लोगों का ये जो साइट है इस पे जो हम लोगों का सॉयल है ये सिल्टी क्ले है। सिल्टी क्ले इन द सेंस कि क्लेई सॉयल है मगर उसमें सिल्ट वाली प्रॉपर्टीज़ भी है, मतलब प्योर क्ले नहीं है, प्योर सिल्ट भी नहीं है, सिल्ट और क्ले का मिक्सचर है। अब ये कैसे समझ में आता है? ये समझ में आता है जब आप ये जो एक्सकेवेटेड सॉयल होता है जब आप इसको अपने हाथों में लेते हैं एक रफ ऑब्जर्वेशन करने के लिए, तो उससे आपको समझ में आता है अगर ये सैंडी होता तो ये आप जब हाथों में ले करके उस पर थोड़ा सा प्रेशर लगाते तो वो डिसइंटीग्रेट हो जाता, वो छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर जाता। थोड़ा फोर्स के साथ, वो कोहेसिव फोर्स के साथ वो अटैच्ड रहता है, लेकिन आप जैसे ही अपने हाथों से थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगाएंगे वो ब्रेक कर जाएगा। अब इस वाले साइड पे अभी हम आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं कि इस वाले अगर किसी भी एक रैंडम हम लोग एक मास को पकड़े और उसको जब हम लोग अपने हाथों से प्रेस करने की भी कोशिश कर रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा भी आपको कोई चेंजेस नहीं आया, यहाँ तक कि उस प्रेस करने से वहाँ पे एक डिफ्लेक्शन भी नहीं आया जितने दूर हम इसको प्रेस किए हैं। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि ये सॉयल जो है ये इतना स्टिफ है कि ये नॉर्मल एक ह्यूमन जो इस पर लोड लगा रहा है उस लोड से इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं है जो पूरे स्ट्रक्चर का लोड ले लेगा और इसमें डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। तभी तो हम लोग इस साइड पे पाइल यूज़ कर रहे हैं। अब जब एक्सकेवेशन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम लोगों का ये जो आप देख रहे हैं कि रिमेनिंग हम लोगों का, जैसे किसी भी एक ग्रिड की हम लोग बात करें उस पर जो भी हम लोगों का पाइलिंग हुआ था वो पाइल्स अब हम लोगों का इतना बाहर आ गया जिस डायमीटर का हम लोग किए थे, क्योंकि पहले जो हम लोगों का एक्सकेवेशन था, जो हम लोगों का ग्राउंड था वो इस पाइल के टॉप सरफेस तक का था, वहाँ से हम लोग इसको पाइलिंग कर दिए। अब हम लोग जब पाइल कैप बनाना है तो पाइल कैप का ड्राइंग के हिसाब से जो लेवल था वो रिक्वायर्ड है, जहाँ पे अभी आपका ये जो वर्कर आपका जहाँ पे खड़ा है ये हम लोगों का पाइल कैप का बॉटम है। तो अब ये रिमेनिंग पाइल्स को तोड़ना होगा, तो इस रिमेनिंग पाइल्स को अब हम लोग सारे को ब्रेक कर रहे हैं। तो इसमें जितना भी कंक्रीट है इस पूरे पाइल्स का ये सारा आपका ब्रेक हो जाएगा और आपका रेनफोर्समेंट सिर्फ आपके ग्राउंड से बाहर निकला हुआ रह जाएगा। अब जब हम लोग यहाँ पे पाइल का जब हम लोग पीसीसी करेंगे पाइल कैप के लिए, उसके बाद फिर हम लोग उसका रेनफोर्समेंट प्लेस करेंगे, तो उसका जो हम लोग पाइल कैप का रेनफोर्समेंट लगाएंगे टॉप और बॉटम वाला, अगर ये वाला जो पाइल का रेनफोर्समेंट बाहर निकला हुआ है अगर ये उससे बाहर निकल जाता है तो हम लोग उसको बेंड कर देंगे। अगर अंदर ही रह जाता है तब तो वो कंक्रीट के साथ ही कास्टिंग हो जाएगा और एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करेगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ता है कि आपका रेनफोर्समेंट, क्योंकि हर जगह पे ग्राउंड अलग अलग हो सकता है लेवल, तो आपका रेनफोर्समेंट कितना बाहर निकला है वो रेनफोर्समेंट टाई करते समय ध्यान में रखना पड़ता है। तो हम लोग अब इन सारे को ब्रेक कर देंगे। अब ब्रेक करने के बाद इस सारे कंक्रीट वगैरह को जो हम लोगों का डिब्रिस निकलेगा इसको हम लोग बाहर कर देंगे और इसके बाद इस जगह पे हम लोगों का अब होगा पीसीसी। अब स्टेप बाय स्टेप समझिए, पहले पाइलिंग हुआ, पाइलिंग के बाद हम लोग एक्सकेवेशन किए, एक्सकेवेशन के बाद जो भी हम लोगों का पाइल कैप का डेप्थ रिक्वायर्ड था उसके हिसाब से जो भी ऊपर कंक्रीट एक्स्ट्रा था वो हम लोग ब्रेक कर दिए। अब ये मटेरियल्स को हम लोग यहाँ से साफ़ करेंगे और फिर इस वाले जगह पे हम लोग अब पीसीसी करना शुरू करेंगे। तो पीसीसी डायरेक्टली सॉइल के ऊपर तो करेंगे नहीं, हम लोग स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर चुके थे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्रिक का एक लेयर प्रोवाइड करेंगे जो कि आपके सॉइल का सीमेंट से जो कॉन्टैक्ट होगा उसको ख़त्म कर देगा। उसके बाद अब ये ब्रिक जो होगा वो ब्रिक डायरेक्टली हम लोग इसके ऊपर रखते नहीं है, तो हम लोग पहले क्या करते हैं एक सैंड का एक लेयर प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अब देखेंगे जो हम लोग पीसीसी लेइंग वाला जो हम लोगों का अब पार्ट यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। तो पीसीसी लेइंग करने के लिए क्या क्या कॉन्सेप्ट होता है वो अब हम लोग यहाँ से देखने वाले हैं।
अब ये जो हम लोगों का पीसीसी लेइंग हो रहा है, ये हो रहा है ग्रिड सी डी और 1-2 वाला ग्रिड का, जिसका हम आपको मार्किंग स्टार्टिंग में बताए थे इस वीडियो के कि ग्रिड सी डी और 1-2 इस पूरे पे ये आपको 2 ग्रिड को कवर करता हुआ ये आपका टोटल 16 पाइल्स आपका बाहर निकला हुआ है। हर रो में 4 पाइल्स है, तो टोटल आपका 16 है। अब ये पाइल्स एक साथ आपको पीसीसी हो रहे हैं, लेकिन इसका जो फुटिंग बनेगा आप ड्राइंग में देखेंगे तो फुटिंग अलग अलग जगह पे है। जैसे इस 4 पाइल्स के लिए, इस वाले कॉर्नर के 4 पाइल्स के लिए एक फुटिंग है, फिर राइट साइड में जो आपको वो 4 पाइल्स दिख रहा है उसके लिए एक फुटिंग है, और बाकी रिमेनिंग वाले के लिए एक फुटिंग है। लेकिन क्योंकि वो इतने क्लोजली स्पेस्ड हैं कि उनका पीसीसी जो है वो हम लोग कॉमन कर देते हैं, क्योंकि पूरे एरिया को पीसीसी कर देंगे और फिर रिमेनिंग जहाँ पे भी कंक्रीटिंग और रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड है वहाँ पे रेनफोर्समेंट प्लेस कर देंगे। पूरे को अगर हम लोग एक साथ ही एक कॉलम वो पाइल कैप बना देते तो उसमें थोड़ा कॉस्टिंग ज़्यादा हो सकता था, क्योंकि जो बीच में रिमेनिंग एरिया का जो गैप्स रह रहा है वहाँ पे भी हम लोगों को रेनफोर्समेंट और कंक्रीट देना पड़ता, तो वो कॉस्टली हो जाता। तो हम लोग पाइल कैप में सेविंग्स कर लेते हैं, बट पीसीसी क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग का नहीं होता है, इसलिए हम लोग पीसीसी को कंबाइंड एक साथ ही दे देते हैं जहाँ जहाँ पे गैप बहुत कम होता है। अब इसके लिए आप देखिए कि साथ साथ में 2 काम हो रहा है। पहला कि सॉइल आपको फिल किया जा रहा है सैंड। अब सैंड फिलिंग हो रहा है, अभी जैसे वो एक जो वर्कर है वो उसको ले कर दे रहा है सैंड को, और जो ये 2 वर्कर उस पर काम कर रहे हैं वो उसको इवनली स्प्रेड कर दे रहे हैं। एग्जैक्टली मेज़र नहीं किया जा रहा है, मगर एक रफ आइडिया क्योंकि उन लोगों को काम करते हुए हो जाता है कि एक ब्रिक का जो थिकनेस है वो अगर आपका 100 mm है और उनको अगर 50 mm का सैंड देना है तो वो एक उनको रफली आइडिया हो जाता है कि 50 mm कितना होगा। तो वो लोग अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उसको सैंड को स्प्रेड आउट कर रहे हैं और वहाँ पर वो फिर अपना ब्रिक को जो है वो प्लेसिंग कर रहे हैं। इसके बाद फिर इस पूरे में जहाँ पे भी अनइवननेस है उसको कवर कर दिया जाएगा, मतलब उसको ठीक कर दिया जाएगा, और सारे में ब्रिक को जो ले किया जाएगा वो बिल्कुल आपका एक स्ट्रेट ग्राउंड हो जाएगा, फ्लैट मतलब पोर्शन हो जाएगा। अब ये कैसे इंश्योर किया जाएगा, इसके लिए ये लोग वाटर जो पाइप्स वगैरह यूज़ करते हैं, जैसे हम लोग लेवलिंग करते हैं, लेवलिंग कर करके हम लोग इसका चारों कॉर्नर्स पे सेंटर पे इसका लेवल चेक करते हैं कि सेम हाइट पे है कि नहीं। अब जैसे ये छोटे लेवल का काम है तो यहाँ पे इसमें आपको लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो ये लोग जो एक पाइप्स में जो अपने वाटर का लेवल रखते हैं, क्योंकि वाटर का लेवल किसी भी 2 पॉइंट पे अगर एक मीडियम में है तो वो सेम रहेगा। जैसे नदी का 2 किनारा होता है रिवर का, तो उसमें दोनों एजेस पे जो है वो पानी आपको बिल्कुल सेम रहता है लेवल का। वही कॉन्सेप्ट को लोग यहाँ यूज़ करके इन सारे पॉइंट्स को रैंडमली चेक कर लेते हैं और ये सारा आपको जो है वो आपको एक लेवल पे मिलता है। अब ये आप देख रहे हैं कि आपका ये ब्रिक सोलिंग जो है ये कंप्लीट हो गया। बीच में जहाँ जहाँ पे आपका ये पाइल्स निकला हुआ था वहाँ पे आप देखिएगा कि ब्रिक सोलिंग नहीं है, क्योंकि वो पोर्शन तो कंक्रीट वाला पोर्शन है। जब कंक्रीटिंग होगा तो वो कंक्रीट इस कंक्रीट के साथ अटैच्ड हो जाएगा, इसीलिए हम लोग उस जगह पे ब्रिक सोलिंग जो है वो नहीं करते हैं। अब आपको पूरा सरफेस तैयार हो गया। अब इसके ऊपर जैसे ड्राइंग में लिखा रहता है कि कितने mm का पीसीसी रिक्वायर्ड है, जैसे हम आपको स्ट्रक्चर ड्राइंग दिखाए थे उसमें लिखा हुआ था 100 mm का पीसीसी, उसी तरह से यहाँ पे भी लिखा हुआ है 100 mm का पीसीसी, मगर आपके पास वो ड्राइंग नहीं है तो उस 100 mm को पीसीसी को हम लोग चारों तरफ से शटरिंग लगाएंगे छोटा सा, और उसमें हम लोग ये सारे को पीसीसी कर देंगे। अब पीसीसी ले करने में क्या प्रॉब्लम या क्या कॉन्सेप्ट ध्यान रखना पड़ता है वो समझिए। ये पीसीसी करना था, यहाँ पे सबसे पहले आपको पता होना था कि कितने ग्रेड का कंक्रीटिंग आप करेंगे, क्योंकि पीसीसी का मतलब ये है कि आपको कंक्रीट बनाना है विदाउट रेनफोर्समेंट वाला। अब वो कंक्रीट आप मिक्सर में प्रिपेयर करेंगे, उसमें आप सीमेंट, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, वाटर ऐड करेंगे। कितने प्रोपोर्शन में ऐड करेंगे अभी आपको ये नहीं पता है, ये रहता है ड्राइंग में। जैसे मेरे वाले आप लास्ट वाले वीडियो में देखिएगा तो जो मेरा दिल्ली वाला प्रोजेक्ट था उसमें आपको 1:4:8 लिखा हुआ था। अब 1:4:8 क्या होता है, M10 का ग्रेड होता है, M7.5 का। तो M7.5 ग्रेड ऑफ कंक्रीट आपको पीसीसी में दिया जाता है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ का रिक्वायर्ड नहीं होता, क्योंकि इसके ऊपर अभी फाउंडेशन आना है और स्ट्रेंथ के लिए आप ये पाइल्स दे चुके हैं, उसके ऊपर आप पाइल कैप देने वाले हैं। तो ये पीसीसी का काम है सिर्फ कि हार्ड सरफेस प्रोवाइड करना, तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड नहीं होता है। बहुत सारे साइट्स पे M7.5 M10 इस रेंज तक का ही आपको सिर्फ पीसीसी कॉन्क्रीटिंग किया जाता है। अब ये कॉन्क्रीटिंग करने से पहले आपको शटरिंग लगाना था, तो शटरिंग लगाने में आप देखिए कि कहीं पे भी आप देखेंगे तो शटरिंग जो है वो आपको फिक्स्ड एकदम 200 mm साइज़ का नहीं है। जैसे 100 का पीसीसी रिक्वायर्ड था और 100 का हम लोगों का ब्रिक वर्क था। अब क्योंकि साइट पे जो शटरिंग अवेलेबल रहता है वो लोग बीम के हिसाब से, स्लैब के हिसाब से अपना मास एक शटरिंग बना करके रखे रहते हैं। अब ये पीसीसी या इस तरह का कोई भी अल्टर साइज़ जो आपके शटरिंग का साइज़ नहीं है जिस साइज़ का, उस साइज़ का जब उनको कंक्रीटिंग करना पड़ता है तो वो क्या करते हैं कि शटरिंग लगाते हैं और उसमें इंटरनल मार्किंग कर देते हैं कि कहाँ तक कंक्रीटिंग होना है,
और उस हिसाब से ये कॉन्क्रीटिंग करते हैं। अब जब हम लोग इस तरफ से, जैसे अभी देखिए शटरिंग हटा हुआ है तो आपको साइड से दिख रहा होगा, नीचे आपको ब्रिक वर्क दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा रेड कलर का, और उसके ऊपर में आपका ये आपको कॉन्क्रीटिंग दिख रहा है। तो अब ये हो गया आपका पीसीसी कंप्लीट। अब इसमें से बाहर आ गया आपका सिर्फ ये रेनफोर्समेंट। ये रेनफोर्समेंट किसका है? पाइल का रेनफोर्समेंट है, ये कॉलम का रेनफोर्समेंट नहीं है। ये तो अभी हम लोगों का पीसीसी हुआ है फाउंडेशन के नीचे का। अब इसके ऊपर से हम लोग फाउंडेशन बनाएंगे, मतलब पाइल कैप बनाएंगे। तो अब हम लोगों को देखिए कि आप जो भी हम लोगों का ये ग्रिड मार्किंग है, ये हम लोगों का अभी एक्सकेवेशन वाले पार्ट में हटा हुआ था। अब इसको वापस क्या कर दिया गया? लगा दिया गया है, क्योंकि अब इस पीसीसी के ऊपर हम लोग अपने कॉलम का सेंटर पॉइंट मार्क करेंगे जहाँ पे भी वो आएगा। और उस सेंटर पॉइंट के हिसाब से हम लोगों का, जैसे ये हम लोगों का ग्रिड, हम लोग ए पे खड़े हैं, तो ये पहला वाला जो कॉलम ये आप देख रहे हैं 5 पाइल्स, ये ग्रिड A1 का है। इसके बाद ग्रिड A2 है, फिर A3 है। तो अब ये वाला जो है, अब इसमें आप देखिए कि जैसे ये आपका पाइल कैप है, सॉरी ये आपका पाइल है, तो इसमें आपका कितना रेनफोर्समेंट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 रेनफोर्समेंट वाला आपका ये एक सिंगल पाइल है। ऐसा ऐसा 5 पाइल आपके ग्रिड नंबर, अगर आप A1 पे बात करेंगे तो A1 का अगर आप ड्राइंग देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि 5 पाइल्स आपको हैं। और उस 5 पाइल्स के ऊपर आप ड्राइंग में देखेंगे तो एक ग्रीन या ब्लू कलर का आपका कॉलम आ रहा है। इसका मतलब है कि ये पाइल्स तो नीचे से आ गए। अब इसका हम लोग मार्किंग करेंगे कि कॉलम का सेंटर कहाँ पे आएगा, वहाँ से हम लोग फुटिंग का मार्किंग करेंगे और फिर हम लोग उसका रेनफोर्समेंट प्लेस करना शुरू करेंगे। अब ये वाला चीज़ हम लोग करेंगे नेक्स्ट वाले क्लास में। ये पीसीसी तक का आपको इस वाले लेक्चर में अवेलेबल है। फिर नेक्स्ट वाला जो वीडियो आएगा वो भी आपका प्रैक्टिकल वीडियो होगा। उसमें हम लोग फाउंडेशन में अब यहाँ से इस पीसीसी के बाद से किस तरह से रेनफोर्समेंट करेंगे, और वो रेनफोर्समेंट जो होगा वो टाई होने के का जो पूरा प्रोसेस है, किस कॉन्सेप्ट से क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखी गई, वो सारे करके हम लोग एक एक करके अब इसका हम लोग रेनफोर्समेंट और फिर उसके बाद उस पाइल कैप का हम लोग कॉन्क्रीटिंग, ये सारा हम लोग एक पार्ट में देखेंगे। ये होगा हम लोगों का नेक्स्ट वाला लेक्चर। और फिर उसके बाद अब क्योंकि कॉन्क्रीटिंग अब स्टार्ट हो गया तो अब आपको कॉन्क्रीट की प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। ड्राइंग में अगर M10 लिखा हुआ है, M20 लिखा हुआ है, तो कैसे उसको बनाएंगे, M10 M20 क्या होता है, इसके लिए हम पहले आपको एक थियोरेटिकल वीडियो लाएंगे। पहले मतलब नेक्स्ट वाला लेक्चर जो होगा, जो लेक्चर नंबर आपका 11 होगा, उसमें आपका फाउंडेशन का प्रैक्टिकल वीडियो होगा। फिर लेक्चर नंबर 12 जो होगा उसमें हम आपको नॉमिनल मिक्स क्या होता है, डिज़ाइन मिक्स क्या होता है, कंक्रीट का ग्रेड्स वगैरह कैसे अरेंज किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे। और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि क्यूब टेस्ट कैसे किया जाता है। क्यूब टेस्ट में स्ट्रेंथ जो हम लोगों को आता है वो हम लोग कैसे साइट पे कैलकुलेट करते हैं, और फिर हम लोगों को पता चल जाता है कि जो हम लोग ये कंक्रीटिंग कर रहे हैं ये किसी एक पार्टिकुलर स्ट्रेंथ का है। तो आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। इस वाले पार्ट में हम लोगों का लेआउट कंप्लीट हो गया, एक्सकेवेशन कंप्लीट हो गया, और आपका पीसीसी किस तरह से फाउंडेशन के नीचे ले किया जाता है यहाँ तक हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वाले में हम लोग अब इसके ऊपर से बात करेंगे, इसके ऊपर रेनफोर्समेंट ले करेंगे और उसके ऊपर हम लोग फिर कॉन्क्रीटिंग उसका करेंगे। फिर आगे जा करके हम लोग इसी तरह से ग्रेजुअली आपको डिटेल्स जो है वो शेयर कर दिया जाएगा कि कैसे कैसे हम लोग अभी प्रोग्रेस कर रहे हैं। 15 मार्च तक का तो हम लोगों को प्रोग्रेस जो है वो हम लोग आपको अपडेट कर दिए हैं कि 15 मार्च तक हम लोगों का वीडियो किस तरह से चलेगा। फिर उसके आगे जैसे जैसे प्रोग्रेस हम लोग जो जो स्टेप लेंगे वो आपको फिर से अपडेट कर दिया जाएगा। तो आई होप आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा। जो इन्फॉर्मेशन हम आपको शेयर कर रहे हैं ये समझ में आ रहा होगा। कोई भी डाउट होने पे आप टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं, आप पर्सनल मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे ही, इससे क्विक रिस्पांस आएगा। व्हाट्सएप क्योंकि बिजनेस नंबर है तो वो कई बार मेरे पास अवेलेबल नहीं रहता है या मैसेज मेरे पास लेट से पहुँचता है, तो इसलिए आप टेलीग्राम पे ही उसको कमेंट अगर आप करेंगे या अगर आप पर्सनल भी अगर आप टेलीग्राम पे मैसेज कर देंगे तो हम आपको क्विक रिप्लाई वहाँ पे दे देंगे। थैंक यू।